हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बीटा। तो बच्चों, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ द सोल्जर। हाँ बच्चों, ये क्लास 12 इंग्लिश का ये पोएट्री सेक्शन का ये छठा अध्याय है, जिसके लेखक हैं रूपर्ट ब्रोक। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय मानी जाती है। समरी के माध्यम से देखिएगा तो अक्सर दी जाती है, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, मोस्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 के लिए। तो निश्चित रूप से इसके अंतर्गत अगर एक दो सवाल भी आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से जो बताऊंगा उससे बाहर आपको नहीं जाएगा। तो आप निश्चित रूप से शुरू से अंत तक देखिए, अपने दोस्तों को बताइए और अच्छी से तैयारी करिए, है ना। तो इसके बाद 7, 8, 9 करके जितने भी 10 अध्याय है पोएट्री सेक्शन का वो बताऊंगा। उसके बाद प्रोज प्रोज के भी सारे बताऊंगा 11 का। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, फिर उसके बाद मिला जुला सब क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करता हूँ द सोल्जर, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे, फटाफट फटाफट आप जवाब देते रहिएगा। आप भी देखते रहिए किसकी कितनी तैयारी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि हु कंपोज, मतलब किसने कंपोज किया, हु हैज कंपोज द पोएम। कंपोज द पोएम की बात करते हैं तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको एक सवाल तो आपको देगा ही देगा। तो सबसे पहले सीधी सी बात है, इसके लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रोक है। ये डी ऑप्शन जो बच्चों होगा, डी ऑप्शन रूपर्ट ब्रोक, ये इसका यहाँ आ गया है, यहाँ रूपर्ट ब्रोक होगा। ठीक है, रूपर्ट ब्रोक इसके आंसर होंगे बच्चों, है ना, क्योंकि सोल्जर के जो लेखक है रूपर्ट ब्रोक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि द सोल्जर इज ए डैश पोएम। ये कैसा पोएम है? ये क्वेश्चन बड़ा फेमस बनता है बच्चों। तो सबसे पहले ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीबीआई है, इसको कर लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन ये जो है, ये तो मोस्ट वीबीआई मानी जाती है, हाँ, अक्सर पूछी जाती है। ये वार पोएट है बच्चों। एक सवाल और डिफरेंट टाइप से आता है, वार पोएट के नाम से भी या सीधा वार इस तरह से रहेगा। तो ऐसे भी समझ लेना कि ये जो कविता है ना, ये वार है, वार आक्रमण वाले, आक्रमण से संबंधित ये कविताएं हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में चली थी ना, 1914 से 1918 तक। तो उसी सिलसिले में, है ना, शुरुआती अवस्था में ही एक, है ना, कविताएं लिखी गई थी। और 15 में उनकी डेथ हो गई थी रूपर्ट ब्रोक के बाद। बहुत 26 साल की उम्र में टीबी से इनकी मौत हुई थी, ट्यूबरकुलोसिस से। तो चर्चा आगे होगी बच्चों, ध्यान से देखो। द सोल्जर इज ए डैश पोएट। तो चलते हैं, तो ये हो गया आपको वार पोएट, है ना, वार पोएट है, ये वार पोएट है, याद रखिएगा ध्यान से। रूपर्ट ब्रोक वाज बोर्न इन, अब कब जन्म, इनकी जन्म कब हुई थी? तो ये 1886, 1887 नहीं, 1887 जो है ये राइट आंसर है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, चलते हैं। ब्रोक इंस्पायर्ड, है ना, पेट्रोटिज्म इन डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सीधी सी बात है, ये जो द ब्रुक ब्रुक इंस्पायर्ड, कब इंस्पायर्ड हुए देशभक्ति के लिए, कब हुए थे? जो युद्ध चल रहा था शुरुआती अवस्था में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से लेके 1918 तक जो चली थी ना, तो उस बीच में, है ना, फर्स्ट अर्न शुरुआती अवस्था में ही जो है वो इंस्पायर्ड हो गए थे युद्ध से। राइट आंसर वो होगा बच्चों। नेक्स्ट आगे, द स्पीकर इन द पोएम द सोल्जर इन जस्ट डैश टू सी हिज डेथ। वो क्या, मृत्यु को कैसे गले लगा रहा है? हंसते रोते हुए। तो आप सीधी सी बात है, कविताओं को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो बड़ी बहुत ही एनर्जेटिक और जोश जुनून वाला कविता बन जाती है। तो हंसते हंसते गले लगाते हैं मौत को। तो राइट आंसर होगा लाफिंग। सम कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड इज ए, है ना, लाइन फ्रॉम डैश। अब देखो कितनी अच्छी बात है, ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, किस अध्याय से लिया गया है? हमें सीधी सी बात है, कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड, है ना, जब रहेगा तो ऐसी लाइन रहेगा तो एक ही अध्याय है, उसका नाम है सोल्जर। द सोल्जर मतलब देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई थी, है ना, रूपर्ट ब्रोक में। ठीक है बच्चों, चलते हैं, राइट आंसर होगा ये आपका। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। द सोल्जर इज डैश, ये क्या है? एन ओड है, संबोधन गीत है, या एक सोनेट है? तो सोनेट राइट आंसर होगा, सोनेट बच्चों। 14 लाइन्स की कविता को सोनेट कहते हैं। अगर इसके कविता के पंक्ति को जोड़ेंगे तो, है ना, काउंटिंग करेंगे तो आपको 14 लाइन्स मिलेगा, अर्थात ये सोनेट है। द सोल्जर इज ए सोनेट, द सोल्जर इज ए सोनेट। आगे रूपर्ट ब्रोक, है ना, प्रेसेस। आप प्रशंसा किसी करते थे? इंग्लैंड की करते थे, जर्मनी की करते थे, रशिया करते थे, या अमेरिका की करते थे? है ना, सीधी सी बात है, जिस देश के थे, देश प्रेम था इनको, तो इंग्लैंड की चर्चा। राइट आंसर इज बच्चे इंग्लैंड। चलो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी मैं अक्सर भूल जाता हूँ, चलिए याद आता है तो बताता हूँ। सोल्जर इज डैश एंड सोनेट, ये भी क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ना, लाइन, तो ये जान लीजिए, ये अक्सर लाइन दे दी जाती है, ये अक्सर ये लाइन दे दी जाती है, इसलिए जो मैं लाइन छांट के दे रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन निश्चित रूप से आप कर लीजिए, है ना। चलिए आगे, सोल्जर जस्ट टू सी डेट, तो ये चलो ये भी है, टिक कर दीजिए इसमें। चलते आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं बच्चे।
द लाइन ऑफ द हर्ट्स, हाँ, द लाइन इन हर्ट्स एट पीस अंडर द इन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। फिर यही कविता का लाइन दिया हुआ है, तो सीधी सी समझिएगा, कविता का लाइन वो उससे ये इससे ज्यादा फेमस वो वाला था, हेवन वाला, ठीक है। तो ये भी आप रख लीजिएगा। और ऐसा ऐसा हम समझ में, हर्ट्स एट पीस अंडर इट इंग्लिश हेवन इज टेकन, हेवन वर्ड भी आएगा तो समझिएगा आपको क्या सोल्जर का ही है। तो राइट आंसर इस बच्चा इसका होगा सोल्जर। चल तो आगे बढ़ता हूँ। द सोल्जर इज ए डैश पोएम, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। अब क्या है, नन ऑफ दिस है, लिरिकल है, सिंबॉलिक है या पेट्रोटिज्म है, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली कर दी है, वार पोएट ने करके ये देशभक्ति कर दिया है, ये ना ये पेट्रोटिक, पेट्रोटिक बने देशभक्ति है ना, भक्ति भावना इसमें बना हुआ है। तो ये राइट आंसर होगा ए सी नंबर ए पेट्रोटिक, ठीक है। चलते हैं आगे। रूपर्ट ब्रोक इज ए रिमेम्बर्ड एज, चलो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ अक्सर आता भी है कि रूपर्ट ब्रोक जो है याद किए जाते हैं ट्रेंच पोएट के रूप में, नहीं होगा, है ना, जॉर्जियन पोएट के रूप में नहीं होगा, अब है ना रियलिस्टिक पोएट में नहीं होगा, वार पोएट बड़ा फेमस है, वार पोएट के रूप में। चलिए ये राइट आंसर है और वीवीआई क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रूपर्ट ब्रोक वाज डाइड इन, कब मृत्यु हुई थी? 14 में नहीं, 13 में नहीं, 16 में नहीं, राइट आंसर 1915 में, ठीक है। वर्ल्ड वार के दौरान, वर्ल्ड वार जो है उसके दौरान ही हुआ था, ठीक है बच्चों। चलते हैं, ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए पल, है ना, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज रिटन बाय, देखिए ये फिर से वही कविता का पंक्ति दिया हुआ, लाइन दिया हुआ, कितना अच्छा चीज है यहाँ पे दिया हुआ, देखिए ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है। फिर ये 3 गो लाइन आपको छांट के दिया हूँ, बस ये 3 लाइन को रखेंगे तो समझ में आ जाएगी किसके लेखक हैं ये। तो वाल्टर डेलामेर तो होगा नहीं, जॉन किट्स होगा नहीं, सीधी सी बात क्या है, रूपर्ट ब्रोक, राइट आंसर रूपर्ट ब्रोक, ठीक है। नेक्स्ट आगे, माय टंग एवरी ऑफ माय ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस वाइल दिस एयर, फिर वही देखिए मेरा कन, है ना आत्मा सब कुछ है ना, ब्लड मेरा मैंने जो रूह, ब्लड का कतरा कतरा जो बना हुआ है इस मिट्टी से, इस हवा से, ये क्या लिखे हुए साथ में। और इसमें क्या जोड़ना चाहते हैं, एटम्स के एक एक अणु कण जो है ना सब किसका बना हुआ है, इस यहाँ के मिट्टी की यहाँ के हवाओं से, कर्जदार हूँ। तो इसका सीधी सी बात है, राइट आंसर होगा एटम, एटम होगा, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डस्ट होम, फिर से वही तीसरा चौथा जब लाइन लिया गया है, ध्यान दिखेगा, मैंने 4 क्वेश्चन आपको सेकंड फ्रॉम से लिया गया है। ए डस्ट होम पोर सेप्ट मेड अवेयर, सब कुछ बना हुआ है ना। तो कैसा है इसका, आयरलैंड की बात नहीं कर रहा है, इंडिया की बात नहीं कर रहा है, आइसलैंड की बात नहीं कर रहा है, इंग्लैंड की बात कर रहा है। कहने मतलब है वहाँ के जितना हमारा शरीर दिया हुआ जो है ना, वहाँ की मिट्टी है, वहाँ की हवाएं हैं, वहाँ के कण है, सब टोटल टोटल कर्जदार हम वहाँ के मिट्टी के हैं, ठीक है, उस देश के हैं जिसका नाम है इंग्लैंड। बहुत अच्छी देशभक्ति कविता है और मरने के उपरांत बड़ा फेमस ये हुआ था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डे नेक्स्ट अध्याय के साथ मिलेंगे, इतना क्वेश्चन जरूर कर लेना बच्चों, कभी दिक्कतें नहीं होगी इस अध्याय से। उसके बाद एक एक करके आपको वन शॉट में लेके आऊंगा, ठीक है। वन शॉट में आपको जैसे एक अध्याय अगर बता रहे हैं तो टोटल उसमें समरी हो, कौन से समरी आएगा कि नहीं आएगा, है ना, क्या लिखना है, कैसे करना है, तो पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे, ठीक है। ग्रामर पोर्शन में भी लेके आएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। तो लगातार इसे बने रहिए, बस वन बाय वन करके अभी समय है, वन बाय वन करके सभी करते रहेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट डे मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।